स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम जियांग वैन को देखते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ही उदास थी। पहले उसने अपनी मॉम को खो दिया, उसके फादर भी उसके स्टेप सिस्टर को ही फेवर करते थे। ऊपर से उसे पता चलता है कि वह मुश्किल से 3 महीने ही जीने वाली है। वैन सोचती है अब उसके पास कुछ टाइम ही बचे हैं, तो वे किसी रिग्रेट में नहीं मरना चाहती थी। इसलिए आज वो एक आदमी लूसेंग के साथ इंटीमेट होने जा रही थी। स्कूल टाइम में उसकी बेस्ट फ्रेंड मजाक मजाक में पूछती है कि अगर उसकी लाइफ में बस 3 महीने बचे होंगे तो वे क्या करना पसंद करेगी। वैन को स्कूल टाइम में जैंग पे क्रश था, इसलिए बोलती है कि वे जैंग के साथ सोना चाहेगी, जिस पर उसके फ्रेंड उसकी बात को मजाक में टाल देती है। पर वैन मन ही मन में सोचती है कि बस मैं सोऊंगी ही नहीं बल्कि जैंग की बॉडी पर मेरा नाम भी होगा। आज वैन जैंग के साथ सोने जाती है। जैंग बोलता है कि तुम कौन हो और मुझे ड्रग्स देने की हिम्मत कैसे हुई। वैन बोलती है मैं तुम्हें अच्छा फील कराने जा रही हूँ, तुम उस पर फोकस करो, मेरे बारे में जानकर क्या ही करोगे। उसे किस करने जाती है तो जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। वैन बोलती है अच्छा तो तुम सही में मुझे मारना चाहते हो। उसे यहाँ वहाँ किस करने लगती है तो जैंग बेकाबू होने लगता है। वैन जैंग के साथ इंटीमेट होने के बाद उसकी बॉडी पर अपने नेम का फर्स्ट लेटर टैटू कर देती है। सोचती है इस लाइफ में हम कभी एक नहीं हो सकते, पर मेरा नाम हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहेगा। ऊपर से उसकी फोटो क्लिक कर लेती है। अचानक से वैन के पेट में दर्द होने लगता है और उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। अपने आप को शीशे में देखकर सोचती है कि तुम्हारे जैंग के साथ सोने का सपना था, अब तुम सो चुकी हो, इसलिए अब कोई भी रिग्रेट नहीं रहा। जल्दी उसके पास उसके डॉक्टर की कॉल आती है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल बुलाते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वैन डरते हुए हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर का एक्सप्रेशन देखकर बोलती है कि अगर कोई बात है, मेरी कंडीशन ज्यादा बिगड़ चुकी है तो आप मुझे बता सकते हैं, ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर बोलता है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली गलती से आपका रिपोर्ट दूसरे पेशेंट से चेंज हो गया था, आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, आपको बस स्टमक इन्फेक्शन है। वैसे ही वैन टीवी में न्यूज देखती है कि लू फैमिली का क्राउन प्रिंस चाइना वापस आ चुका है। वैन हैरान थी कि जैंग एक्चुअली में चाइना के सबसे रिचेस्ट फैमिली का सन है। वे बहुत ही डर जाती है कि उसने इतने पावरफुल फैमिली के सन को ऑफेंड किया है। वे लोग उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाले, इसलिए जल्दबाजी में वहाँ से भाग जाती है। इधर जैंग उसी रात के बारे में सोच रहा था। वैसे ही उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि वह लड़की अब्रॉड भाग चुकी है, पर उन्हें होटल रूम से उस लड़की की इयररिंग मिली है। जैंग गुस्सा करने लगता है कि मैंने सारे एयरपोर्ट्स बंद करवाने को बोला था ना, फिर भी वो लड़की कैसे भाग गई। अब 3 साल बाद वैन वापस से चाइना आ चुकी थी और अब वे प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड शाओ बताती है कि उनका न्यू क्लाइंट रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए उसे इस अपॉर्चुनिटी को गलती से भी हाथ से नहीं जाने देना। वैन अपनी दोस्त शाओ को थैंक यू बोलती है कि उसकी वजह से वे अब्रॉड में आराम से सेटल हो पाई। शाओ उसे उसके फादर और स्टेप सिस्टर से केयरफुल रहने को बोलती है। वैन कहती है कि मैं अब्रॉड से वापस इसलिए आई हूँ ताकि उन सभी को सबक सिखा सकूं। मैं अपनी मॉम की बिलोंगिंग्स उनसे लेकर रहूंगी। शाओ वैन को क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन भेजती है। वैन देखती है पेशेंट किसी ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, ऊपर से उसका नेचर काफी डोमिनेटिंग है। वैन अपने पेशेंट से मिलने आती है तो बटलर बताता है कि यंग मास्टर जल्दी आने वाले हैं, इसलिए उसे थोड़ा इंतजार करने को बोलता है। वैन की नजर कुछ किताबों पर जाती है। वैन सोचते है क्या बात है, ये डोमिनेटिंग प्रेसिडेंट रोमांस नॉवेल्स में पढ़ता है। वैसे ही अचानक से लाइट चली जाती है। उसका क्लाइंट आके गुस्से में पूछता है कि तुम हो कौन। वैन सोचती है उसे आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। वैन बोलती है कि वो साइकोलॉजिस्ट है, यहाँ अपने क्लाइंट से मिलने आई थी। उस आदमी को झूठ लगता है, उस पर गुस्सा करने लगता है कि मेरी किताबों को छूने की हिम्मत कैसे हुई। वैन जल्दी से लाइट स्विच ऑन करती है और यहाँ जैंग को देखकर हैरान थी। वैन अपनी आईडी दिखाती है कि वो डॉक्टर है, तो जैंग माफी मांगता है। वैन सोचती है ये सही में जैंग है, पर ये मेंटल डिसऑर्डर से सफर कब से करने लगा। सोचती है जैंग उसका सबसे बड़ा क्लाइंट है, तो अब मैं क्या करूँ। वैन उसका नाम पूछती है तो जैंग बताता है कि वे लू ग्रुप का प्रेसिडेंट लू जैंग है। वैन सोचती है तो मतलब ये सही में जैंग है। वैन डर जाती है कि अगर उसने काउंसलिंग के लिए हाँ बोला तो वे जिंदा नहीं बचने वाली, इसलिए उसको यहाँ जाना होगा। अब कुछ बोलती वैसे ही जैंग पूछता है क्या हम पहले मिल चुके हैं। वैन बोलती है मेरा काफी पॉपुलर फेस है, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। पर जैंग को तो सब कुछ सही ढंग से याद था, बस वह वैन के सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा था। सोचता है कि लड़की उसके सामने चालू बनने की कोशिश कर रही है। जैंग बोलता है कि ठीक है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। वैन उससे पहले कुछ क्वेश्चन फिल करने को बोलती है। सोचती है उसे पता लगाना होगा क्या सही में जैंग को उसके बारे में कुछ याद है या नहीं। वैन उसका आंसर देखकर बोलती है कि आपकी सिचुएशन काफी सीरियस है, मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ कि आपको ट्रीट कर सकूं, आपको किसी स्पेशल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और वहाँ से जल्दबाजी में भागने की कोशिश करती है तो जैंग कहता है कि आपने बिना मेरा इलाज किए आपने बस एक क्वेश्चन से जज कर लिया कि आप मुझे ट्रीट नहीं कर सकती, आप इतनी अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं। वैन सोचती है कि लगता है कि इस आदमी को पागल बनाना इतना आसान नहीं है। वैन कहती है एक्चुअली आपको स्लीप डिसऑर्डर ही नहीं बल्कि स्ट्रेस डिसऑर्डर भी है, इसलिए मैं बोल रही थी। जैंग उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई भी लड़की मेरे क्लोज आए।
पर मुझे लगता है कि शायद आप कुछ ज्यादा स्पेशल हैं। आपके करीब आने से मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। वैन समझ जाते है कि ये उसका टेस्ट ले रहा है, इसलिए बोलती है कि साइकोलॉजिकली बात करूं तो मैं उन बाकी लड़कियों से बहुत ही अलग हूं, क्योंकि इस वक्त मैं आपको एज अ डॉक्टर अप्रोच कर रही हूँ, जब भी आपको मेरे क्लोज आने से अजीब नहीं लग रहा। जैंग कहता है कि जब आपको मेरी कंडीशन के बारे में इतने अच्छे से ही पता है तो मेरी हेल्प करने में क्या दिक्कत है। वैन बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं हेल्प नहीं कर सकती, एक्चुअली मैं हेल्प करना ही नहीं चाहती। इससे पहले मैं जितने भी पेशेंट से मिली थी, या तो वो खुद को मारने की कोशिश करते थे या सोसाइटी के लिए थ्रेट थे। आप में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसको बाय बोलकर चली जाती है। वैन की इयरिंग वहीं पे गिर गई थी तो जैंग देखकर मुस्कुराने लगता है। इधर वैन नर्वस थी कि क्या उसका पेशेंट जैंग ही होना था। प्रे करने लगती है कि प्लीज आगे से जैंग से मेरी कभी मुलाकात ना हो, पर वैसे ही पीछे से जैंग उसे आवाज देता है। वैन भागने की कोशिश करती है तो उसके पास आकर बोलता है कि आपकी इयरिंग। वैन बोलती है थैंक यू। इयरिंग पहनने लगती है तो पहन नहीं पा रही थी। जैंग कहता है कि रुकिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। वैन मना करती है पर जैंग इयरिंग ले लेता है। उसी वक्त वैन के फादर मिस्टर जियांग उसके स्टेप सिस्टर जैनी को कॉल किए होते हैं कि मिस्टर लू से सही से माफी मांग लेना। बचपन में ग्रैंड पेरेंट्स ने लू और जियांग फैमिली के बीच में शादी तय की थी। मिस्टर लू तो हमारी फैमिली में शादी नहीं करना चाहते, पर वे अपने फादर की बात नहीं टाल सकते। पर वैसे ही उसके स्टेप सिस्टर जैनी वैन को देखती है, अपने फादर से बताती है कि वैन अब्रॉड से वापस आ चुकी है, तो उसके फादर हैरान थे। जैंग इयरिंग पहना रहा होता है तो वैन शर्मा रही थी। जैंग बोलता है क्या हुआ, आपके ईयर्स इतने रेड क्यों दिख रहे हैं। वैन बहाना बनाते हैं शायद बहुत गर्मी है इसलिए। जैंग बोलता है कि मून इयरिंग्स काफी प्रीटी है। पता चलता है कि उसे बचपन में किसी उसके दोस्त ने गिफ्ट किया था। वैन कहती है हाँ मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मुझे याद नहीं कि वे कौन था, पर शायद मेरा कोई ब्रदर होगा। जल्दी वहाँ पे एक लड़का जिंग आता है। वैन से बोलता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम चाइना वापस आ गई हो। उसे टाइटली हक कर लेता है तो जैंग को अच्छा नहीं लगता। जिंग बोलता है कि अब तुम्हें मेरी मॉम से डील करने में मेरी हेल्प करनी होगी। वैन बोलती है पहले मुझे छोड़ो तो, पर जिंग उसको छोड़ नहीं रहा था और उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। जैंग को वैन पे गुस्सा आता है कि 3 साल पहले तुमने मुझे प्रोवोक किया, अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकती। बाद में शाओ वैन को एक बिल्डिंग दिखाकर बताती है कि यही उनकी कंपनी है, जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। शाओ बोलती है क्या करूँ, जब से हमने इस कंपनी को टेक ओवर किया है कंपनी लॉस में चल रही है, इसलिए यहीं पे रेंट लेकर हमें इस कंपनी को रन करना होगा। वैन बोलती है आई एम सो सॉरी, मैंने रिसेंट काउंसलिंग लेने से मना कर दिया। शाओ बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी पता था कि वे क्लाइंट जैंग है। वैसे तो मैं स्कूल टाइम में जैंग के पीछे पागल थी, ये तो अच्छा मौका है, काउंसलिंग के बहाने तुम जैंग के और क्लोज आ सकती हो। वैन बोलती है ये सब मत बोलो, वे सब पुरानी बातें हैं। शाह बोलती है वैसे तुम अब्रॉड से इतना पढ़कर आई हो और तुम ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जुनो हो, और फिर भी तुम जैंग का इलाज नहीं कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी तुम्हारे अंदर जैंग के लिए फीलिंग्स है, उसके करीब रहने से तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। वैन बोलती है कि चुप रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। जल्दी दोनों देखती हैं कि जैनी कंपनी से सारा सामान फेंकवा रही है। वैसे ही वैन आकर अपने फादर और जैनी को रोकती है। वैन के फादर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। पता चलता है कि 3 साल पहले उसके फादर ने उसको धमकी दी होती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहती है तो चुपचाप इस शहर को छोड़कर चली जाए। वैन कहती है मैं अब्रॉड चली गई थी और फिर भी आप लोग मुझे चैन से रहने नहीं दे रहे थे। अब्रॉड में भी आप लोगों ने मेरे पेशेंट को खुद को हार्म पहुंचाने के लिए इंस्टिगेट किया ताकि मेरा नाम खराब हो जाए। अब मुझे हेल में जाना ही है तो साथ में जाएंगे। जैनी बोलती है कि अगर तुम इतनी कैपेबल होती तो बचपन में जो बार बार आईसीयू जाया करती थी नहीं जाती। वैन जैनी को थप्पड़ मारती है, अपने फादर से बोलती है कि रिपेमेंट है कि आपने इस तरह से अपनी प्यारी डॉटर को रेस किया है। जैनी से बोलती है कि मैं बचपन में जितनी बार भी आईसीयू गई हूँ उसका मैं तुमसे दुगना हिसाब लूंगी। जाने लगती है तो उसके फादर उसे लू जैंग से दूर रहने को बोलते हैं। वैन बोलती है कि अच्छा लू जैंग लू ग्रुप का प्रेसिडेंट, जिसका बिजनेस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है, ऊपर से भी इतना पावरफुल है, तो मतलब अगर मैं उसके साथ सो जाती हूँ तो आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जैनी बोलती है कि सोचना भी मत, मैं एक फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ, मैं जैंग को डिजर्व करती हूँ। वैसे भी लू और जियांग फैमिली के बीच में शादी तय हो चुकी है। वैन बोलती है कि तुम तो ड्राइव देकर पेंटिंग आर्टिस्ट बनी हो, और रही शादी की बात तो मैं बता दूं, भूलना मत, मैं भी जियांग फैमिली की डॉटर हूँ। और वैन सारा सामान अंदर रखवाने को बोलती है। उसे इतना पता चल गया था कि उसे अपनी कंपनी को ट्रैक पे लाना है तो जैंग को काउंसलिंग के लिए हाँ बोलना ही होगा। वैसे ही जैंग वैन को कॉल करता है तो वैन बहुत ही हिम्मत करके जैंग की कॉल उठाती है। जैंग कहता है डॉक्टर जियांग आप सही में मेरे ऊपर हार मान चुकी हैं। वैन कहती है मैं आपका इलाज करने को तैयार हूँ। वैन सोचती है मैं जैंग का इस्तेमाल करना चाहती हूँ, पर कहीं ये चीज मुझ पे ही भारी ना पड़े। एक्चुअली वैन को जैंग से पता चला था कि 3 साल पहले किसी लड़की की वजह से वह स्ट्रेस डिसऑर्डर से सफर कर रहा था, जो कि वैन ही थी। वैन ने जैंग से पूछा था कि अगर वह लड़की मिल गई तो आप क्या करेंगे।
जैंग बोलता है कि वो तो वक्त ही बताएगा, इसलिए अब जैंग थोड़ी सी डरी हुई थी कि जैंग को उसके बारे में पता न चल जाए। जैंग शाम को उसे अपने घर बुलाता है। अब वैन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। वह उसके सामने ब्लाइंड फोल्ड होकर लेटी हुई थी, तो जैंग उसके पास आता है, पर वैन उसे कंटिन्यू करने को बोलती है। पर वैसे ही वैन के पास जिंग की कॉल आती है। जैंग को जलन होती है, इसलिए सर दर्द का बहाना करने लगता है। वैन बोलती है, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना, क्या हम कंटिन्यू करें? जैंग बोलता है, कोई नहीं, आप मेरी चिंता मत कीजिए, पहले आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लीजिए। वैन बोलती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सुनकर जैंग को अच्छा लगता है। वैन उसे पानी पीने को देती है, बोलती है अब आपको कुछ बेहतर तो लग रहा है ना? जैंग बोलता है हाँ, पर वैसे ये कैसा थेरेपी था? वैन कहती है कि अभी हमने CBT एक्सपोजर थेरेपी का इस्तेमाल किया ताकि आप उस टाइम के ट्रॉमेटिक सिचुएशन को फेस कर सकें। आज आपकी फर्स्ट थेरेपी थी, आपने काफी अच्छे से कोऑपरेट किया। वैन उसे टच करती है तो जैंग को अच्छा लगता है। उसे छुपके छुपके प्यार से देखे जा रहा था। वैन बोलती है, क्या हुआ, कोई बात तो नहीं है ना? जैंग कहता है कि आप काफी प्रोफेशनल है, मुझे आपके ट्रीटमेंट पे बिलीव है। वैन कहती है, आज का ट्रीटमेंट यहीं पे एंड होता है, आप मेडिसिन खा लेना, और हाँ अगर कोई बात हो तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। वैन जाने लगते जैंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वैन बोलती है, मुझे कुछ हट कर रहा है। वैन सोचते है कि इस आदमी की बॉडी कुछ ज्यादा ही फास्ट रिएक्ट करती है। जैंग कहता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। पॉकेट से एक बॉक्स निकालकर बोलता है कि मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। वैन देखती है कि उसमें मून डिजाइन इयररिंग्स है तो डर जाती है, ये तो सेम वैसी इयररिंग है जैसा उसने 3 साल पहले खो दिया था, कहीं जैंग ने मुझे पहचान तो नहीं लिया। बाद में वैन जिंग के साथ थी और अभी भी उन्हीं इयररिंग्स को देख रही होती है। जिंग बोलता है, क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हो? वैन उसे इयररिंग दिखाकर बोलती है, क्या ये दोनों इयररिंग्स सेम दिख रहे हैं? उस टाइम जैंग ने बोला होता है कि मैंने देखा जो आप मून इयररिंग्स पहनती हैं उसका एक पेयर खराब हो चुका है, इसलिए मैं आपके लिए उसका सेम पेयर ढूंढ कर लाया हूँ। जिंग इयररिंग को देखकर बोलता है कि नहीं, एक ओल्ड और एक न्यू लग रहा है। वैन सोचती है मैं कुछ ज्यादा ही शक कर रही हूँ, शायद जैंग ने मुझे नहीं पहचाना। जिंग वैन को अपने साथ कपल रिंग बाय करने के लिए लाता है ताकि दोनों उसके मॉम के सामने कपल प्रिटेंड कर सके। तो वैन एक रिंग चूज करती है तो जिंग उस रिंग को उसे पहना देता है। अब वहीं पर जैंग भी आया हुआ था। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आज वैलेंटाइन डे है, तो शायद वे कपल अपने लिए कपल रिंग्स बाय करने आए हैं। वे लड़का इतना हैंडसम है और वे लड़की इतनी ब्यूटीफुल, दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही है। तो जैंग उसे घूरने लगता है, बोलता है कि शायद तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी है। रात में वैन के पास बार बार जैंग की कॉल आ रही थी, तो वैन बोलती है, क्या बात है? जैंग कहता है, डॉक्टर जियांग प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब जैंग बहुत ही टाइम से वैन का इंतजार कर रहा था। उसे उस दिन की सारी चीजें याद आने लगती है जब दोनों 3 साल पहले एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे। अब नशे में जैंग अपनी मेडिसिन गिरा देता है, वैसे ही वैन आती है। जैंग उसे यहाँ पर देखकर खुश आता है। वैन तो डरी हुई थी कि आखिरकार ये क्या करना चाहता है। 3 साल पहले जैसे वैन ने जैंग को ब्लाइंड फोल्ड किया था, वैसे ही जैंग उसको ब्लाइंड फोल्ड कर देता है। उसी दिन की तरह वैन के लिप्स में केक लगा देता है। वैन की तरह ही उसे अपने क्लोज लाकर पैशनेटली किस करने लगता है। बोलता है, क्या आपको ये फीलिंग्स कुछ फेमिलियर से लग रही है? वैन उसे रोकती है, पर जैंग उसे किस करके बोलता है कि पक्का आपको कुछ तो फेमिलियर लगी रही होगी। वैन बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। जैंग कहता है कि तुम सही में बहुत ही बदमाश हो। उसे फोर्सली किस करने लगता है। वैन बोलती है, तो तुम बीमार नहीं हो, बस बीमार होने का नाटक कर रहे थे। जैंग कहता है, क्यों, तुम्हें थेरेपी के दौरान पता नहीं चला कि मैं नाटक कर रहा हूँ या नहीं? वैन बोलती है कि मुझे जाने दो। जैंग कहता है कि बिल्कुल शांत रहो, एक्चुअली मुझे कुछ अलग ट्राई करने में अच्छा लगता है। वैन बोलती है, तुम मेरे साथ कुछ फालतू ट्रिक्स प्ले नहीं कर सकते, मुझे तो लगता है कि तुम आदमी ही नहीं हो। जैंग बोलता है कि तुम सही में काफी नॉटी हो। उसे उठाकर ले जाने लगता है तो वैन उसे उतारने को बोलती है। जैंग उसे उतारकर धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगता है। वैन स्विमिंग पूल में गिरने वाली थी, पर जैंग उसे पकड़ लेता है, पर जल्दी उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे वैन सीधे पानी में जाकर गिरती है। जैंग बोलता है, वैसे आपने और आपके बॉयफ्रेंड ने कभी पानी में ट्राई नहीं किया होगा, खुद भी पानी के अंदर आता है। वैन बोलती है, क्या तुम्हें ये सब कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? जैंग कहता है कि आपको फील कराना चाहता हूँ कि पानी में फन कैसे करते हैं, और उसको अचानक से किस करने लगता है। कहता है, तुम रिलैक्स रहो, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। वैन को याद आता है कि 3 साल पहले उसने जैंग को यही सब बोला था। वैन सोचती है, तो ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक से पानी में गायब हो जाती है, पर जल्दी पानी से बाहर आती है और उसको किस करने लगती है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वैन साइड में जैंग को लेटे हुए देखती है तो उसे रात की सारी चीजें याद आने लगती है। उसे बहुत ही अजीब लगता है कि उसने क्या कर दिया। देखती है कि दोनों का हाथ बंधा हुआ है तो हाथ खोलकर जाने लगती है, पर जैंग उसे हक करके सो जाता है। वैन बोलती है, एक रात मैं तुम्हारे साथ सोई और एक रात तुम, इसलिए हमारा हिसाब बराबर होता है। पर जैंग उसे अपने क्लोज लाकर उसे फोर्सली किस करने लगता है, जिस पर वैन गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है कि अब ये ज्यादा हो रहा है।
जैंग कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। वैन कहती है कि इस दुनिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। जैंग उसे किस करके बोलता है कि मुझे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसी इंसिडेंट के बाद हुआ है। मैं मानता हूँ मेरी कंडीशन इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन जब से मैं इंसोम्निया से सफ़र कर रहा हूँ और मैं अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वैन बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, पर मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकती। जैंग बोलता है क्या जिंग की वजह से? मैंने देखा तुम दोनों वेडिंग रिंग्स बाय कर रहे थे। वैन सोचती है तो उस दिन जैंग वहीं पर था। वैन झूठ बोलती है कि मैं और जिंग बहुत ही सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स शादी करेंगे ही। आप चाइना के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, आपको किसी और की वाइफ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जैंग बोलता है और जो तुम मेरे साथ सोई उसका क्या? वैन बोलती है वो तो बस फन के लिए। जाते हुए कहती है कि थैंक यू, कल रात मैंने काफ़ी एंजॉय किया। जैंग को गुस्सा आता है कि वैन ने बोलने की हिम्मत कैसे की कि वे मेरे साथ बस फन कर रही थी। अब जेनी के फादर ने उसे कैसे भी करके जैंग को शादी के लिए मनाने को बोला था, इसलिए जेनी जैंग से मिलने आई थी। एक्चुअली कुछ टाइम पहले दोनों की फैमिली शादी का डिस्कशन कर रहे थे, तो जैंग गुस्से में उठकर चला गया था क्योंकि उसे जेनी से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जेनी सोचती कि मैं इतनी फेमस आर्टिस्ट हूँ और फिर भी मुझे इतना ह्यूमिलेशन क्यों सहना पड़ रहा है। जेनी दरवाजा खुलने का आवाज सुनती है तो बोलने लगती है, ब्रदर जैंग, मैं सही में आपको बहुत ही पसंद करती हूँ। आई एम सो सॉरी, लास्ट टाइम आप मेरे साथ वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने नहीं गए तो मैं गुस्सा हो गई थी। पर देखती है कि सामने वैन है तो गुस्सा करने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वैन जानबूझकर लव बाइट दिखाकर बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं और जैंग क्या कर रहे थे। जेनी बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, जिस पर वैन गुस्सा करने लगती है कि शायद तुम्हें अपनी लाइफ से प्यार नहीं है। तुम मेरी मॉम के बारे में फालतू बोल रही हो, शायद तुम भूल चुकी हो कि तुम जियांग फैमिली की एलिजिटिमेट डॉटर हो। तुम्हारी मॉम मिस्ट्रेस थी जो मेरे पेरेंट्स के बीच में आई थी। आगे से सोच समझ कर बोलना। और वैन जिंग के साथ ही वैन लड़कियों के साथ उसकी फोटो क्लिक करने को बोलता है। वैन कहती है कि मतलब अपनी मॉम को एविडेंस दिखाने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। वैन जिंग को फोटो दिखा रही होती है। अब जैंग भी उसी क्लब में था, उसके फादर जियांग फैमिली में शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रहे थे। वैसे ही जैंग वैन और जिंग को क्लोज देखता है तो उसे लगता है कि दोनों किस कर रहे हैं। जैंग अपने डैड से बोलता है कि आप चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूँ, तो ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ। वैन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वैन जिंग से हेल्प करने को बोलती है, पर जैंग गुस्से में घुरता है तो जिंग डर जाता है, पर जिंग अंदर ही अंदर दोनों के लिए हैप्पी था। जैंग गुस्से में वैन को वॉल के अगेंस्ट पुश करता है तो वैन कहती है क्या हुआ, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा? जैंग कहता है मतलब अगर मेरा दिमाग काम ना करे तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। वैन बोलती है कि लगता है कि आप बिल्कुल ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। पर जैंग उसे रोककर बोलता है कि तुम अभी भी उस लड़के के पास हो। वैन कहती है इसे प्यार बोलते हैं, चाहे जिंग कितनी भी लड़कियों से घिरा हो, मेरा प्यार उसके लिए कम नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ प्ले करने को तैयार हूँ। जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, दीवार पे तेज से पंच मार के चला जाता है। बाहर आके जिंग की बुरी तरीके से पिटाई लगा रहा था। बोलता है चुपचाप वैन से अलग हो जाओ। जिंग बोलता है कि आप वैन की वजह से मुझे मार रहे हैं, ये तो गलत बात है। मेरी मॉम मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही थी, इसलिए मैं वैन के साथ मिलकर बस कपल प्रिटेंड करने का नाटक कर रहा था। वैन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम दोनों बस बचपन के दोस्त हैं। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, वैन बिल्कुल सिंगल है। जैंग को गुस्सा आता है कि मतलब अभी तक वे लड़की उसको पागल बना रही थी। बाद में जैंग वैन को मैसेज करने को सोचता है कि उसे जिंग ने बता दिया है कि तुम दोनों कपल नहीं हो, पर वे मैसेज सेंड नहीं करता। जल्दी शाह जैंग का मेडिसिन लेकर आती है तो जैंग पूछता है कि वैन कहाँ है। शाह बोलती है कि वैन थोड़ी बिजी है। जैंग कहता है तुम मुझे पागल बना रही हो। शाह बोलती है नहीं, सही में वैन बिजी है, उसे आपकी बहुत ही फिक्र है, इसलिए उसने आपके लिए टीवी भिजवाया है। बाद में शाह वैन के साथ ही बोलती है कि तुम्हारे और जैंग के बीच में चल क्या रहा है। लास्ट टाइम जब मैं उसको मेडिसिन डिलीवर करने गई थी तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे मार डालेगा। वैन बोलती है कि ग्रेजुएशन से पहले मैं जैंग के साथ सो चुकी हूँ जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला था। ये सुनकर शाह बुरी तरीके से चौंक जाती है। अब उसी बार में जैंग भी आता है। उसका सेक्रेटरी बताता है कि इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि उस रात डॉक्टर जियांग आपके साथ थी। शाह वैन से बोलती है कि तुम्हारे अब्रॉड से आते ही जैंग तुम्हारे पीछे पड़ गया है, कहीं वह तुम्हें पसंद तो नहीं करता। जैंग उनके साइड में आकर बैठ जाता है। वैन बोलती है कि आज के टाइम में प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब दिखावा है। उसे याद आता है कि कैसे उसके मॉम के मरने के जस्ट बाद ही उसके डैड अपनी मिस्ट्रेस को घर लेकर आ गए थे। उसके डैड उसके स्टेप मदर को मॉम बुलाने को बोलते हैं तो वैन कहती है ये मेरी मॉम नहीं है, मेरी मॉम ऑलरेडी मर चुकी हैं। उसके फादर उसे मारने जाते हैं पर उसके स्टेप मॉम उन्हें रोकती है। वैन अपने स्टेप मॉम से बोलती है कि मेरे सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप कैसी हैं। उसके स्टेप मॉम बोलती है कि तुम बकवास बंद करो, मेरी वजह से अपनी मॉम का फ्यूनरल हैंडल कर पा रही हो, नहीं तो वो भी नहीं कर पाती।
अब से इस घर में रहना है तो चुपचाप मेरी बात मानती रहना। सब कुछ याद करके वैन जानबूझकर बोलती है कि मैं बस मरने से पहले जैंग के साथ सोना चाहती थी, बस मुझे उसकी बॉडी से प्यार था। शाओ बोलती है तो मतलब तुम जैंग को पसंद नहीं करती? वैन बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अब जैंग के साथ सो चुकी हूँ तो मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। शाओ बोलती है कि तुम सही में बहुत ही बदमाश हो। अब जैंग को सुनकर अच्छा नहीं लगता। वैन देखती है कि जैंग यहीं पर है, चुपचाप जाने लगती है तो जैंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जैंग कहता है कि जिंग ने मुझे बता दिया कि तुम दोनों कपल नहीं हो, बस तुम उसकी मॉम से डील करने के लिए उसकी हेल्प कर रही थी। वैन को जिंग पे गुस्सा आता है कि जिंग ने उसको धोखा दिया। वैन बोलती है तो क्या हुआ? जैंग वैन से कहता है कि सही में तुम सिर्फ मेरी बॉडी से प्यार करती थी, तुम बस मेरे साथ फन कर रही थी। वैन बोलती है अच्छा, तो मैंने जो भी अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोला तुमने सुन लिया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जैंग सोचता है शुरू से मैं तुम्हारे पीछे पागल था, पर तुमने कभी मुझे नोटिस ही नहीं किया। पता चलता है कि जैंग भी स्कूल टाइम से वैन को पसंद करते हुए आया था। जैंग को चीज उठाने में वैन की हेल्प करता है। वैन उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है। वैन को बहुत ही अच्छा लगता है कि जैंग ने उसका हाथ टच किया। जैंग हर वक्त वैन को चोरी छुप के देखा करता था। वैन को देखते ही जैंग को कुछ कुछ होने लगता था, पर उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वैन भी उसे उतना ही पसंद करती है। वैन जा रही होती है तो जैंग उसे टाइटली हक कर लेता है। वैन छुड़ा कर जाने लगती तो जैंग उसे रोककर बोलता है क्या सही में तुम्हें बस मेरी बॉडी से प्यार था, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही सोई हूँ। अब जैंग बहुत ही डिसहार्टेंड था, अभी भी वैन के बारे में ही सोच रहा था। अब जैंग के दिमाग में वैन की बात चल रही होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी उसका फ्रेंड चैंग आता है, बोलता है मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी से सुना कि तुम सही से खा पी नहीं रहे और ना ही कंपनी जा रहे हो। आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं टूट गया? पर तुम्हें प्यार हुआ कब? जैंग बोलता है कि वह लड़की सही में बहुत ही हार्टलेस है, अगर उसे प्यार ही नहीं था तो मेरे साथ सोई क्यों? जैंग बोलता है क्या उसकी लाइफ में कोई और भी आदमी है? जैंग कहता है कि उसका एक मेल बेस्ट फ्रेंड है। चैंग बोलता है मैं समझ गया, वह लड़की किसी चीज से ट्रॉमेटाइज है, इसलिए वे लव में बिलीव नहीं करती। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है। जैंग कहता है पर वे भी तो साइकोलॉजिस्ट है, क्या वे अपने आप को समझ नहीं सकती? चैंग कहता है कहीं सुना है कि डॉक्टर खुद ही खुद का इलाज कर रहा है। तो जैंग समझ जाता है कि वैन इस वक्त किस सिचुएशन में है। जैंग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा था, तो शाओ से थैंक यू बोलती है कि उनकी वजह से वे अपनी कंपनी को रेनोवेट कर सकते हैं। जैंग वैन के बारे में पूछता है तो शाओ बोलती है कि वैन इस वक्त अपनी क्लाइंट के साथ है। वैसे ही उन्हें अंदर से वैन के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी क्लाइंट मेंटली अनस्टेबल थी, वैन को हर्ट करने की कोशिश करती है। शाओ जैंग से बोलती है कि आप नर्वस मत हो, इस तरह का सिचुएशन हम फेस करते रहते हैं। जैंग उनके पास जा रहा था तो शाओ मना करती है कि अभी वह लड़की मेंटल डिसऑर्डर सफर कर रही है, किसी स्ट्रेंजर के पास जाने से वह लड़की और इंस्टिगेट हो सकती है। वैन उस लड़की को धीरे धीरे सांस लेने को बोलती है तो वह लड़की थोड़ी काम होती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। बोलती है मेरा एक छोटा भाई है, मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली, उन्होंने हम भाई बहन को छोड़ दिया, मैं ही अपने भाई का ध्यान रखती थी पर वे मुझे छोड़कर चला गया। वैन को याद आता है कि कैसे उसके डैड उसके हाफ सिस्टर को घर लेकर आए थे, ऊपर से उसकी मॉम का ब्रेसलेट भी वे जैनी को दे दिए होते हैं। तो वैन को जैनी पे बहुत ही गुस्सा आता है। वैन उस लड़की को शांत करती है, बोलती है अच्छी बात है कि तुम अपने भाई से इतना प्यार करती हो। जल्दी उसका भाई आता है तो उसको देखकर वह लड़की बहुत ही खुश आती है। बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। उसका भाई बोलता है कि ऐसी बात नहीं है। शाओ जैंग से बोलती है कि आपने देख लिया कि हमारी वैन कितनी स्मार्ट है, उसने कैसे अपने क्लाइंट को शांत कर लिया। शाओ वैन से बोलती है तो तुमने उसके भाई को बुलाया था? वैन कहती है कि हाँ, मुझे थेरेपी के दौरान पता चला कि वे अपने भाई को बहुत ही मिस कर रही है। शाओ बोलती है कि उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली और उसका भाई भी छोड़कर चला गया था, बेचारी वे लड़की अकेले पड़ चुकी थी, कोई भी ऐसी सिचुएशन में मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है। वैन उदास होकर बोलती है कि कम से कम उसके पास उसका भाई तो है। जैंग वैन से बोलता है क्या आप फ्री हैं? शाओ बोलती है कि एक्चुअली इस वक्त मिस्टर लू की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, तो वैन उसे ऑफिस में आने को बोलती है। जैंग देखता है कि वह हट हो चुकी है। वैन कहती है कि मैं ठीक हूँ, आपकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। वैन पूछती है तो बताइए क्या प्रॉब्लम है। जैंग कहता है कि मैं 3 दिनों से सही से सो नहीं पा रहा और उसे प्यार से दिखने लगता है। वैन बोलती है कुछ और भी दिक्कत है। जैंग बोलता है हाँ, आप मुझे छोड़कर चली गई। वैन कहती है कि मैं आपके लिए कुछ न्यू मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हूँ। जैंग बोलता है कि डॉक्टर जियांग, मैं अच्छे से सोना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई आइडिया है? वैन बोलती है कि 1 मिनट रुको, कुछ ऊपर से उतारने जाती है पर स्लिप होकर गिरने वाली थी, लेकिन जैंग उसको संभाल लेता है। वैन अपना थेरेपी स्टार्ट करती है, उसे हिप्नोटाइज करके सुलाने की कोशिश करती है तो जैंग सो जाता है। जैंग उसके इतने करीब था कि वैन भी जैंग के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि वह भी स्कूल टाइम से जैंग को बहुत ही पसंद करते हुए आ रही थी, पर उसे याद आता है कैसे उसके फादर ने उसकी मॉम को चीट किया, इसलिए वह किसी भी आदमी को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती थी। जैंग को ब्लैंकेट उठाकर वहां चली जाती है। बाद में जैंग उसको घूरने में लगा हुआ था, तो वैन बोलती है कि आप दोपहर से यहीं पे बैठे हुए हैं, अब आप चाहे तो घर जा सकते हैं। जैंग बोलता है कि थैंक यू।
मैं आपकी वजह से सो पाया। अब डिनर का टाइम हो चुका है तो क्यों ना हम साथ में डिनर करें। वैन बोलती है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे ही जैंग उसे किस कर लेता है। वैन उसे मारने जा रही होती है तो जैंग बोलता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे ही वैन नोटिस करती है कि मौसम कुछ ठीक नहीं है। अचानक से बिजली कड़कने लगती है तो वैन डर जाती है, क्योंकि ऐसे मौसम से उसकी बुरी यादें जुड़ी हुई थी। उसके स्टेप मॉम उसको ऐसे मौसम में अकेले भीगने के लिए छोड़कर चली गई थी। वैन बहुत ही डर चुकी थी, गिरने वाली होती है, पर जैंग उसको संभाल लेता है। लेकिन उसका एंकल ट्विस्ट हो गया था तो जैंग उसे उठाकर बेंच पे बैठाता है। उसके पैरों को चेक करता है, लकीली उसका पैर ठीक था। जैंग उससे खाना खाने को बोलता है तो वैन कहती है, क्या तुमने खा लिया? जैंग बोलता है कि अभी तो नहीं, तो वैन उसे साथ में खाने को बोलती है। जैंग कहता है, पर तुम तो मुझे हेट करती हो। वैन बोलती है, भला मैं तुम्हें हेट क्यों करूंगी? जैंग बोलता है, तुमने वो सब बोला ना। वैन बोलती है, तुम मेरे पेशेंट हो, जब तक तुम इंटीमेट वाली चीजों का जिक्र नहीं करोगे हमारे बीच में सब कुछ ठीक रहेगा। अब दोनों की फोटो क्लिक करके कोई जैनी को सेंड कर देता है तो जैनी को बहुत ही गुस्सा आता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, अब वे लड़की नहीं बचने वाली। जल्दी वैन के पास जैंग की कॉल आती है कि उसे नींद नहीं आ रही, लगता है कि मुझे दोबारा से हिप्नोटाइज थेरेपी की जरूरत है। वैसे ही जैंग वैन के चिल्लाने की आवाज सुनता है। इधर कुछ आदमी उसको किडनैप करने आए हुए थे, पर वैन दोनों आदमियों को हट कर देती है। उसे पता चलता है कि सबके पीछे जैनी का हाथ है। वे वैन को बेहोश करके होटल रूम में लाने को बोल रही थी तो वैन गुस्से में उसे मिलने के लिए निकल जाती है। जब भी जैंग आता है उन आदमियों से वैन के बारे में पूछता है। जब भी उसके दोस्त की कॉल आती है कि उसने अभी होटल में वैन को देखा। इधर जैनी कॉल पे अपनी मॉम को खुश होकर बता रही होती है कि आज वैन की इज्जत नहीं बचने वाली। वैसे ही वैन को देखकर डर जाती है। वैन उसे बुरी तरीके से हट कर देती है, उसे मारने जा रही थी, पर जब भी जैंग आकर उसको रोक लेता है। लेकिन वैन को इस वक्त जैनी पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, पर जैंग उसे काम करने की कोशिश करता है। वैन को गुस्सा आता है कि जैनी ने बचपन में उसका डैड को छीन लिया और अब उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अब जैंग जैनी को हॉस्पिटल लेकर आया था तो भागकर उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं। वैन की स्टेप मॉम उसे मारने जा रही थी, पर जैंग उन्हें रोक लेता है। वैन की मॉम बोलने लगती है कि तुम्हारी फियांसे की ऐसी हालत है और फिर भी तुम उस लड़की को बचा रहे हो। पुलिस को कॉल करने जाती है तो वैन बोलती है कि मेरे पास कुछ एविडेंस है कि जैनी मुझे मारना चाहती थी। उसके फादर गुस्से में उसको जाने को बोलते हैं तो वैन चली जाती है। जैंग भी वैन के पीछे चला जाता है। वैन के स्टेप मॉम बोलती है कि 16 साल पहले इस लड़की को अपनी मॉम के साथ ही मर जाना चाहिए था। पूछते हैं कि क्या हुआ, अभी तक जैंग वेडिंग के लिए तैयार नहीं हुआ। वैन के फादर बोलते हैं कि वे तैयार है, पर उसने कंडीशन रखा है कि फैमिलीज के अलावा वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। इधर जैंग वैन को मेडिसिन अप्लाई कर रहा था। बोलता है, तो तुम जियांग फैमिली को जानती हो? वैन बोलती है, मेरा पर्सनल मैटर है, वैसे मैं उन लोगों को नहीं छोड़ने वाली। जैंग बोलता है, वैसे मैं तुम्हें अच्छा फील करा सकता हूँ, मेरे फादर जैनी से मेरी शादी कराना चाहते हैं, तुम मुझे भगाकर अपने साथ ले जा सकती हो। वैन बोलती है, पर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? जैंग बोलता है कि तुमने मेरी बॉडी पर अपना नाम लिखने की हिम्मत की तो तुम में कुछ तो बात है। वैन जाते हुए बोलती है कि अगर मैं तुम्हें भगाने आऊंगी तो क्या तुम मेरे साथ भागने को तैयार हो? जिस पर जैंग मुस्कुराने लगता है। जल्दी वैन को पता चलता है कि जैनी और जैंग की वेडिंग होने जा रही है तो सोचती है कि अब जैंग को छीनने का वक्त आ चुका है और रेडी होकर निकल जाती है। इधर जैंग भी वैन का इंतजार कर रहा था। अब वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है, पर जैंग की निगाहें तो बस वैन को ही ढूंढ रही थी। उसके फादर इशारा करते हैं, पर वैसे ही जैंग देखता है कि वैन आ चुकी है। वैन बोलती है कि जैंग ये शादी नहीं कर सकता और जैंग को अपने साथ भगा कर ले जाती है। कुछ दूर आने के बाद वैन उसे बाइक से उतरने को बोलती है। जैंग कहता है, क्या हुआ? वैन कहती है, आज मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू, अब तुम जा सकते हो, और वहां से चली जाती है। जैंग सोचता है ये लड़की पागल हो चुकी है, मुझे ऐसे बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। और वैन घर आती है तो अपने पड़ोस के कुछ औरतों को बात करते हुए सुनती है, ये लड़की कितनी हार्टलेस है, वे लड़का इतना हैंडसम है फिर भी इसने डंप कर दिया। इधर जैंग सबके सामने बेचारा बनने का नाटक कर रहा था। वैन आती है तो उसे वाइफ बोलकर उसको गले लगा लेता है। एक लेडी बोलती है, इतना हैंडसम लड़का है, तुम्हारी वजह से बेचारे की फैमिली ने इसे घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। जैंग का नाटक स्टार्ट हो जाता है। बोलता है, थैंक यू आंटी, पर आप वैन पे ब्लेम मत लगाइए, इसमें बेचारे की कोई गलती नहीं है। वैन उसे जल्दी से घर के अंदर लाती है। बोलती है, क्या ड्रामा है? जैंग बोलता है कि तुम्हारे साथ देने पर डैड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वैन बोलती है, पर तुम तो कंपनी के सीईओ हो। जैंग बोलता है, पर अभी तक डैड ने मुझे रियल पावर हैंड ओवर नहीं किया, अब तो मेरे पास मेरा विला भी नहीं है, लगता है कि अब मुझे तुम पर ही डिपेंड रहना होगा। वैन बिल्कुल चुप थी। जैंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं बाहर सो जाऊंगा। जाने लगता है तो वैन उसे रुकने को बोलती है, जिससे जैंग उसे गले लगा के थैंक यू वाइफ ही बोलता है। वैन कहती है कि तुम क्या बोले जा रहे हो, मैंने तो बस जैनी को सबक सिखाने के लिए तुम्हें भगाया था। जैंग उसके मॉम की फोटो की तरफ देखकर बोलता है कि शायद ये मेरी मदर इन लॉ हैं, तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखती हो। वैन उसे घूरने लगती है तो बोलता है, बताओ कहाँ सोना है? वैन बोलती है कि गेस्ट रूम में सो जाना,
और रात में इधर उधर मंडराए तो घर से बाहर निकलने को तैयार रहना। जैंग बोलता है वाइफी प्लीज तुम गुस्सा मत हो, मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ की कॉल आती है कि उसके क्लाइंट मिस्टर ही की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वैन बोलती है कि बस मैं कॉफी पी के आ रही हूँ, पर वैसे ही देखती है कि जैंग ब्रेकफास्ट बना रहा है। जैंग धीरे धीरे उसके पास आता है। जब भी शाओ बोलती है कि मिस्टर ही तो यहाँ पे अपने सन के साथ आए हैं, उनका सन बहुत ही हैंडसम है। जैंग बोलता है क्या हुआ, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। तो शाओ आवाज सुन लेती है, बोलती है क्या तुम अपने घर पर किसी आदमी को छुपा कर बैठी हो। वैन बहाना बनाती है कि ये तो बस टीवी की आवाज़ थी। जैंग उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलता है, पर वैन कहती है अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ। तो जैंग का मुंह बन जाता है। वैन सोचते कि इतने रिच आदमी के डैड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैन चली जाती है। वैसे ही जैंग के पास उसके फादर की कॉल आती है। बोलते हैं इतना बड़ा सीन क्रिएट करके तुम कहाँ गायब हो। जैंग बोलता है मैं आपकी डॉटर इन लॉ को मनाने आया हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि वे लड़की इतनी ब्यूटीफुल है, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाली। जैंग शाओ की बातों को सोचने लगता है। जब वे बोल रही थी कि मिस्टर ही का सन भी आया हुआ है और दिखने में काफी हैंडसम है, जैंग सोचता है कि जरा मैं भी देखूं कि वह कितना हैंडसम है। इधर वैन मिस्टर ही से बोलती है कि मैंने आपका रिपोर्ट पढ़ लिया है। मिस्टर ही अपने सन से बोलते हैं कि जरा रिपोर्ट देखो, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। मिस्टर ही तो जानबूझ के अपने सन को लेकर आए थे क्योंकि वे वैन को अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते थे। वैन मिस्टर ही को उनके साथ गेम खेलने को बोलती है। उनके खेलने के तरीके समझ जाती है कि मिस्टर ही को क्या प्रॉब्लम है। वैन उनके सन से बताती है कि इस वक्त मिस्टर ही को बस तुम्हारी चिंता है कि उनके जाने के बाद तुम अकेले पड़ जाओगे। मिस्टर ही तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, बस तुम्हें उनके साथ रहना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे ही जैंग वैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। मिस्टर ही बोलते हैं क्या आप और डॉक्टर जियांग कपल हैं? तो जैंग मुस्कुराने लगता है। जल्दी से मिस्टर ही अपने सन से आकर बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। वैन से कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। उनका सन वैन से बोलता है कि मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। मिस्टर ही जाते जाते अपने सन से बोल रहे होते हैं कि अब तुम्हें डॉक्टर जियांग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनका ऑलरेडी हस्बैंड है। वैन बताने जा रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर वैसे ही जैंग उसे ब्रेकफास्ट करने को बोलता है। वैन कहती है क्या तुमने मिस्टर ही से कुछ कहा? जैंग बोलता है नहीं तो मैंने तो बस कहा कि मैं अपनी वाइफ को ब्रेकफास्ट डिलीवर करने आया हूँ। तो वैन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। बाद में वैन जैंग के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे जैंग ने उसे वेडिंग से भगाने का आइडिया दिया। वैसे ही शाव आती है, बोलती है तो तुम जैंग के साथ रह रही हो। वैन बोलती है मुझे पता नहीं ऐसा फील क्यों हो रहा है कि जैसे मुझे पागल बनाया गया है। शाव बोलती है तो तुम सही में जैंग के बोलने पर तुम उसके वेडिंग से उसको भगाने के लिए पहुंच गई और फिर भी बोलती रहती हो कि तुम्हें जैंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैन बोलती है कि मैंने कहा ना कि मैं जैंग से प्यार नहीं करती। शाव बोलती है कि अब तुम्हारे पेरेंट्स की शादी अच्छी नहीं चली तो क्या इसके लिए तुम किसी से प्यार नहीं करोगी? क्या तुम लाइफ टाइम बिना शादी के रहने वाली हो? वैन फिर से बचपन की बातें सोचने लगती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। तो शाव बोलती है कि तुम काम हो जाओ, हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। बाद में वैन घर आती है तो देखती है कि लाइट स्विच ऑन नहीं हो रहा। वैन अपनी मॉम की फोटो देखने जाती है। जब भी जैंग उसके पास आता है तो वैन डर जाती है। वैन देखती है कि उस फोटो में उसकी मॉम के साथ उसने अपनी और उसकी फोटो एडिट करवाई है। तो पूछती है कि सब क्या है। जैंग बोलता है कि ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है, अच्छा है ना। वैन बोलती है पर तुम इस फोटो में क्या कर रहे हो? जैंग बोलता है कि मेरी मदर इन लॉ को पता तो होना चाहिए कि उनका सन इन लॉ कौन है, उन्हें पता होना चाहिए कि अब उनकी डॉटर का ध्यान रखने वाला मिल चुका है। वैन को याद आने लगता है कि कैसे उसकी मॉम बोल रही थी कि वह बड़ी हो जाएगी तो वह उसके लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढेंगी। वैन बोलती है नहीं, मुझे तो हमेशा आपके पास ही रहना है। ये सब कुछ याद करके वैन बहुत ही इमोशनल हो जाती है। जैंग बोलता है क्या हुआ, तुम्हें ग्रुप फैमिली फोटो अच्छी नहीं लगी? वैन बोलती है बहुत ही बेकार है, पर एक्चुअली मेरी फोटो उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। बाद में जैंग वैन के लिए खाना लेकर आता है। जब भी वैन न्यूज़ देख रही होती है, बता रहे थे कि ब्यूटीफुल लड़की फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट में जियांग चैनी के हस्बैंड को मोटरसाइकिल से भगा कर ले गई। वैन अपने स्टेप मॉम के गले में नेकलेस देखती है तो हैरान थी कि ये नेकलेस तो उसकी मॉम की है। जल्दबाजी में जियांग हाउस आती है तो उसे अंदर जाने से मना कर रहे थे। वैसे ही जैंग आता है, बोलता है कार में बैठो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। तो वैन खुश हो जाती है। वैन जियांग हाउस आते ही अपनी स्टेप मॉम के ऊपर पानी फेंक देती है। जैनी बोलती है क्या तुम पागल हो चुकी हो? वैन बोलती है मुझे मेरी मॉम की सारी ज्वेलरीज वापस चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। उसके स्टेप मॉम उसको थप्पड़ मारने आती है तो वैन दोनों माँ बेटी को जोरदार थप्पड़ मारती है। जल्दी आवाज सुनकर उसके फादर आते हैं। उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि जियांग हाउस में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वैसे ही जैंग आता है। वैन से बोलता है कि तुम जिसकी चाहे पिटाई लगा सकती हो, मैं सबकी मेडिकल बिल्स पे कर दूंगा। जैंग के सामने सभी नाटक करने लगते हैं कि वैन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, पर वैन अपनी स्टेप मॉम को मारने जाती है
तो जेनी और उसकी मॉम डर जाती हैं। जैंग बोलते हैं अंकल जियांग वैन से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, उसके पास एविडेंस है। तो वैन के फादर सारी ज्वेलरीज लौटाने को बोलते हैं। वैन बोलती है कि ध्यान रखना कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो उसके स्टेप मॉम सारी ज्वेलरीज लेकर आती हैं। वैन जेनी के हाथ से ब्रेसलेट और रिंग निकाल कर बोलती है कि ये भी मेरी मॉम का है। वैन सारा सामान कार में रखवाने को बोलती है, पर वैसे ही जैंग बोलता है रुको, अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। वैन के फादर से बोलता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, मेरी शादी वैन के साथ तय हुई थी, ना कि जेनी के साथ। एक्चुअली पहले ही उसके फादर ने जैंग को मैरिज लेटर दिखा दिया होता है। जैंग बोलता है बस मैं जानना चाहता हूँ कि जियांग फैमिली ने इस बात को इतने टाइम से छुपा के क्यों रखा। वैन सोचती है तो मतलब मेरे बचपन का दोस्त जैंग ही है और उसी ने मुझे वो मून इयरिंग्स दिए थे। वैन के फादर जैंग से बोलते हैं कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वैन ही अब्रॉड से आने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, हमारी तरफ से गलती हुई है, तो बताइए हम क्या करें। जैंग बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि जियांग फैमिली के 60% शेयर्स वैन के नाम पे ट्रांसफर कर दें। उसकी स्टेप मॉम बोलने लगती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैंग बोलते हैं कि वैन जियांग फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, तो वे शेयर्स डिजर्व करती है। अगर अंकल जियांग तैयार नहीं है तो मैं डैड से बोल दूंगा कि वो जियांग फैमिली के साथ सारा कॉपरेशन कैंसिल कर दें। वैन के फादर बोलते हैं कि ठीक है, वे ट्रांसफर करने को तैयार है, पर थोड़ा वक्त लगेगा। जैंग कहता है वक्त कैसा, ट्रांसफर पेपर तैयार है, पेपर पे उनका थंबप्रिंट ले लेता है। वैन जैंग से बोलती है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं थी, मुझे वैसे भी जैंग ग्रुप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैंग कहता है पर जियांग एम्पायर तुम्हारी मॉम ने बिल्ड किया है। वैसे जियांग फैमिली का बटलर आता है, उसे एक फोटो फ्रेम देता है जिसमें उसकी और उसकी मॉम की फोटो थी। उसके स्टेप मदर बोलने लगती है कि तुमने खुद अपने हाथों से अपनी मॉम की जान ली है और फिर भी उनकी आखिरी निशानी ले जाने की हिम्मत कर रही हो। पर वैन कुछ नहीं बोलती। बाद में वैन को याद आता है कि कैसे वैन का बर्थडे था और वे अपनी मॉम को कॉल करके जल्दी घर आने को बोल रही थी। उसकी मॉम बोलती है कि मैं जल्दी अपनी बेबी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रही हूँ, पर बाद में देखती है कैसे उन लोगों ने उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट करके मार डाला और वे सारी चीजें याद करके वैन अचानक से जग जाती है। उसे बहुत ही रोना आता है। वैसे ही फ्रेम के अंदर से उसे आवाज आती है, देखती है कि फ्रेम के अंदर एक मेमोरी कार्ड है। वैन प्ले करके सुनती है तो उसमें उसके फादर बोल रहे थे कि आज रात उन्हें अपनी वाइफ का एक्सीडेंट करना ही होगा। वैन ने देखा था कि कैसे उसके डैड और उसके स्टेप मदर उसकी मॉम को कार में रख रहे थे। अब वैन सब कुछ सोच रही थी, वैसे जैंग आता है, बोलता है कि लगता है मिस जियांग भी इंसोम्निया से सफर कर रही हैं। वैन उसे आज के लिए थैंक यू बोलती है तो जैंग कहता है कि ऐसा थैंक यू बोलने से क्या होगा, मैं तो प्रैक्टिकल एक्शन में बिलीव करता हूँ। उसे किस करने जाता है तो वैन अपना फेस कवर कर लेती है, पर जैंग उसके हाथ पर किस करके मुस्कुराने लगता है। बोलता है तुम्हें पता है हमारा पाम हमारे हार्ट से कनेक्टेड होता है, मतलब अभी मैंने तुम्हारे पाम को नहीं बल्कि तुम्हारे हार्ट पे किस किया। तो वैन शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है। बाद में वैन अपने डैड को मिलने के लिए बुलाती है, बोलती है तो मेरी मॉम को मारने में आपका और स्टेप मॉम का हाथ है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, तो वैन उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है। वैन बोलती है तो कार एक्सीडेंट आप दोनों ने प्लान किया था, फादर के नाते मैं आपको बचा लूंगी अगर आप बता दे कि सबके पीछे मास्टरमाइंड स्टेप मॉम है। उसके फादर बोलते हैं कि सच ये है कि तुमने अपनी मॉम की जान ली है, तुम्हें जन्म देते वक्त उसका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ था, जब से वह इंटरनल प्रॉब्लम से सफर कर रही थी तुमने अपनी मॉम को मारा है। वैसे सही है, वह मर गई, ना ही वह अच्छी मदर थी और ना ही वाइफ। वैन बोलती है थैंक यू मुझे गिल्ट से फ्री करने के लिए, अब से हार्टलेस बनने के लिए आप मुझे ब्लेम मत करना। और वैन अपनी मॉम के ग्रेव पर थी, बोलती है कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी, भला आपको वैसे आदमी से प्यार कैसे हो गया। वह आदमी बोल रहा था कि आप एक अच्छी मदर नहीं है, पर आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है और मैं उस आदमी को नहीं छोड़ने वाली। जल्दी जैंग उसके पास आता है और उसे रोने से मना करता है। वैन बोलती है मैंने मेरी मॉम को नहीं मारा, सब में जियांग फैमिली का हाथ है। जैंग बोलता है तुम टेंशन मत लो, रिवेंज लेने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मेरे पास पैसा पावर सब है। वैन बोलती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जैंग बोलते हैं मुझे पता है, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों मिलकर जियांग फैमिली से रिवेंज लेने का प्लान बनाते हैं। जैंग बोलता है तो बटलर ने तुम्हें मेमोरी कार्ड दी, पर उन्होंने तुम्हें सच बताना क्यों चाहा। वैन बोलती है शायद उनको पता है कि मैं जियांग फैमिली से फाइट करने के लिए कैपेबल हूँ, अब यही हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब बटलर घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कर देता है और धीरे धीरे दोनों माँ बेटी की बातें सुन रहा था। वैन को मैसेज करके बताता है कि जल्दी जैनी का बर्थडे सेलिब्रेट होने जा रहा है। जैंग वैन से बोलता है तो आगे का क्या प्लान है। वैन उसे बता देती है कि वही फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर जुनो है। तो जैंग अपने सेक्रेटरी से पूरे मीडिया में पब्लिश करवाने को बोलता है कि फेमस डॉक्टर जुनो चाइना वापस आ रही हैं। ऊपर से जैंग बटलर के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। जैंग यही सोच रहा था कि जो वैन से बिलोंग करता है वह उसे वापस दिला के रहेगा। अब रात में वैन अपनी मॉम बनके अपने स्टेप मॉम को डराने आती है। वैसे ही आवाज सुनकर सब अंदर आते हैं, पर उससे पहले ही वैन बाहर भाग जाती है। गिरने वाली थी पर जैंग उसको संभाल लेता है। वैन नोटिस करती है कि उसके फादर लेट नाइट घर आ रहे हैं, तो उसको शक होता है कि पक्का कुछ बात है। इधर वैन की स्टेप मॉम बहुत ही डर चुकी थी,
बोलने लगती है कि वैन की मॉम आ चुकी है, वे मुझे मारने को बोल रही थी। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ मैं शिप में कस्टम में फंसा हूँ और तुम्हारा और ही नाटक चल रहा है। वैसे ही बटलर टी लेकर आता है तो वैन के स्टेप मॉम डर के मारे टी फेंक देती हैं। वैन के फादर बटलर से पूछते हैं क्या तुमने किसी को आते जाते नोटिस किया। बटलर बोलता है कि रूम में मैडम बिल्कुल अकेली थी और ऊपर से विंडो भी बंद था। वैन के फादर बटलर से अच्छे से साइकेट्रिस्ट का इंतजाम करने और इस बात को सीक्रेट रखने को बोलते हैं। अब बटलर हैप्पी था कि सब प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वैन देखती है जैंग ने उसके लिए न्यू फोन का इंतजाम किया है ताकि जियांग फैमिली डॉक्टर जुनो को कांटेक्ट करे तो उसको पहचान ना पाए। वैन देखती है कि उसके स्टेप मॉम डॉक्टर जुनो से मिलने आ गई हैं, तो उनको सुनाने के लिए जानबूझकर जैसा वह फील कर रही थी अंदर उसी से रिलेटेड डिस्कशन कर रही होती है। वैन की स्टेप मॉम अंदर जा रही थी जब भी शाव आती है। उसके स्टेप मॉम बोलते हैं कि डॉक्टर जुनो के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है। शाव उन्हें इंतजार करने को बोलती है। बाहर आकर बताती है कि आप ये मास्क पहनकर अंदर जा सकती हैं। वैन भी मास्क पहनकर बैठी हुई थी। ये बोलती है कि हमने ये मास्क इसलिए पहना है ताकि हम बस आपके इनर थॉट्स को जानकर ट्रीटमेंट कर सकें। उन्हें वॉच की तरफ देखने को बोलती है। वैन उन्हें हिप्नोटाइज करके अपनी मॉम से रिलेटेड एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। उसके स्टेप मॉम बताती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मिसेस जियांग बनना था, इसलिए उन्होंने मिस्टर जियांग के साथ मिलकर उनको मार डाला। अब ये सारी बातें सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वैन बोलती है तो आप मिस्टर जियांग से शादी करने के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही थी। अब हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। जेनी का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी में सभी लड़कों को पता चलता है कि जेनी एक साथ उन सभी को डेट कर रही थी, तो सभी आपस में फाइट करने लगते हैं। अब पार्टी में आए हुए सभी लोग बोलने लगते हैं कि वैसे तो जेनी फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट बनती है, पर उसका कैरेक्टर इतना खराब है। सभी उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चले जाते हैं। जेनी की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उनका सारा डेपुटेशन खराब कर दिया। जेनी बोलती है कि मैंने इन लड़कों को इनवाइट नहीं किया था, पता नहीं कैसे आ गए, पर इसके पीछे वैन और जैंग का हाथ था। जल्दी मिस्टर जियांग आके जेनी पे गुस्सा करने लगते हैं और उसे पब्लिकली माफी मांगने को बोलते हैं। जेनी की मॉम बोलती है पर ऐसे तो हमारी डॉटर का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। अब जब भी बटलर आके चुपके से वहाँ पे ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल कर देता है। अब ये सारी बातें वैन और जैंग सुन रहे थे। ऊपर से वैन को पता चलता है कि जो उसके फादर गुड्स आउट ऑफ कंट्री भेज रहे थे वे कस्टम के अंडर है और ये सारा काम जैंग का था। वैन बोलती है कि इस तरह से उन्हें गुड्स के पैसे भी नहीं मिलने वाले और ऐसे तो स्टॉक प्राइस डाउन हो जाएगा। ये जैंग कहता है कि तुम सही बोल रही हो, इस तरह से उन्हें अपने शेयर्स सेल करने पड़ेंगे और तुम कंपनी की बिगेस्ट शेयर होल्डर बन जाओगी और फिर तुम उन्हें चेयरमैन की पोजीशन से आराम से हटा सकती हो। वैन बोलती है पर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो। जैंग बोलता है कि ये सब मेरी मदर इन लॉ से बिलोंग करता है, तो वे कंपनी सिर्फ मेरी वाइफ डिजर्व करती है। तो वैन शर्मा के वहां चली जाती है। अब स्टॉक प्राइस डाउन होने की वजह से सारे शेयर होल्डर्स मिस्टर जियांग से नाराज थे। मिस्टर जियांग बोलते हैं बस छोटी सी प्रॉब्लम में ठीक हो जाएगी। वैसे ही वैन आती है, बोलती है कंपनी का स्टॉक प्राइस डाउन हो गया है और आप इसे छोटी प्रॉब्लम बता रहे हैं। उसके फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया। वैन बोलती है कि मैं बता दूं कि मैं इस कंपनी की लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ। उसके फादर बोलते हैं कि ये फेक है। वैन का लॉयर बताता है कि मिस वैन की मॉम के विल में मेंशन है कि वे अपने सारे शेयर्स मिस वैन के नाम पे ट्रांसफर कर चुकी हैं। वैन उन्हें चेयरमैन के पोजीशन से हटने को बोलती है। अब सभी शेयर होल्डर्स भी इस बात से सहमत थे, इसलिए उनको ना चाहकर भी रिजाइन देना पड़ता है। उसके फादर बोलते हैं कि तुम लोगों को सही में लगता है कि एक साइकोलॉजिस्ट कंपनी को सही से रन कर पाएगी। वैन उनको चुपचाप कंपनी से बाहर निकलने को बोलती है। ये लॉयर वैन को एक कॉन्फिडेंशियल फाइल देता है जिसमें उसकी मॉम ने मरने से पहले जियांग ग्रुप का सारा शेयर्स वैन के नाम पे ट्रांसफर कर दिया था। शाह बोलती है क्या बात है, अब तो तुम जियांग ग्रुप के चेयरमैन हो, तुम्हें जैंग को थैंक यू बोलना चाहिए, सब कुछ उन्हीं की वजह से पॉसिबल हो पाया। सही में जैंग तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं, तुम्हें भी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। बाद में वैन जैंग से मिलने आती है तो जैंग के हाथ में एक लाइटर था। एक्चुअली जैंग को पता चला था कि बटलर किसी लेडी के ग्रेव पर जाता है, वहीं से उसे लाइटर मिला था, पर अभी इस बारे में वैन को नहीं बताता। जैंग उसके विक्ट्री के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है तो वैन बहुत ही हैप्पी थी। जैंग बोलता है तो अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो वैन उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। अब पता चलता है कि जेनी एक्चुअली में मिस्टर जियांग की डॉटर नहीं थी, वे किसी फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट की डॉटर होती है। वैन के स्टेप मॉम ने शादी से पहले ही मिस्टर जियांग को चीट किया होता है। जेनी बोलती है पक्का किसी ने फ्रेम करने की कोशिश की है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मैंने खुद डीएनए टेस्ट करवाया है, तुम किसी और की डॉटर हो। जेनी की मॉम मिस्टर जियांग को नीचे दिखाने लगती हैं कि अब तो वे कंपनी के चेयरमैन भी नहीं रहे। तो मिस्टर जियांग को उन पर बहुत ही गुस्सा आता है। वैन सब कुछ देख रही थी, सोचती है कि अब मेरा रिवेंज पूरा होने वाला है। पता चलता है वैन थेरेपी सेशन के दौरान अपने स्टेप मॉम से सच उगलवा ली होती है। वे बताती हैं कि जेनी मिस्टर जियांग की डॉटर नहीं है, उन्हें मिस्टर जियांग से शादी करनी थी क्योंकि वे जियांग ग्रुप के चेयरमैन थे, इसलिए मुझे मेरी डॉटर के बारे में झूठ बोलना पड़ा। वैन अपने स्टेप मॉम से जानबूझकर बोलती है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी डॉटर जेनी का रेपुटेशन खराब ना हो तो उसके बायोलॉजिकल फादर से आपको हेल्प लेनी चाहिए।
तो जैनी की मॉम उसी फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट मिस्टर लिन से मिलने आती हैं, जो जैनी का मेंटोर भी था। बोलती है प्लीज अपनी डॉटर को बचा लो, नहीं तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। मिस्टर लिन बोलता है कि पहले तुम मिस्टर जियांग की वाइफ बनने के लिए मुझे छोड़कर चली गई, ऊपर से तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं जैनी को इस शहर का फेमस पेंटिंग आर्टिस्ट बनाऊं, और अब उसने सब कुछ खराब कर दिया तो तुम मेरे पास आई हो। जैनी की मॉम बोलती है पर जैनी तुम्हारी डॉटर है, अगर तुमने जैनी के एग्जीबिशन में उसकी हेल्प नहीं की तो मैं सबको बता दूंगी कि जैनी तुम्हारी एलिजिटिमेट डॉटर है। अब उन दोनों की रिकॉर्डिंग वैन के पास थी। वैन बोलती है क्या बात है, जैनी का मेंटोर उसका फादर निकला, ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। जैंग बोलता है कि काफी अच्छी मूवी है, तो सबको दिखाने में बहुत ही मजा आने वाला है। अब मिस्टर जियांग चुपके से आके सभी पेंटिंग के ऊपर मिस्टर लिन का नाम लिख देता है। वैसे ही मिस्टर लिन जैनी की मॉम के साथ आता है, अपनी पेंटिंग दिखाकर बोलता है कि सारी पेंटिंग जैनी के एग्जीबिशन में जाने वाली है। मिस्टर जियांग दोनों को साथ में देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। अब एग्जीबिशन में जैनी मिस्टर लिन के सारे पेंटिंग को अपनी पेंटिंग बता के इंट्रोड्यूस करती है और नाटक करती है जिन आदमियों के साथ इन्वॉल्व होने का र्यूमर्स फैला था वह सब झूठ है, आप सब बस मेरी पेंटिंग को एंजॉय करें। सब देखते हैं कि पेंटिंग के ऊपर मिस्टर लिन का सिग्नेचर है। जैनी नाटक करती है कि यहाँ तक बस मैं अपने मेंटोर मिस्टर लिन की वजह से पहुंची हूँ, इसलिए मैंने उनका नाम मेंशन किया है। पर वैसे ही मिस्टर जियांग आके बताते हैं कि जैनी मेरी डॉटर नहीं है बल्कि इन दोनों की है। सबको डीएनए रिपोर्ट दिखा देते हैं। जैनी की मॉम गुस्से में बोलने लगती है कि मेरे पास एविडेंस है कि कैसे इस आदमी ने अपनी वाइफ को मार डाला। मेरी डॉटर जैनी में टैलेंट है, इसलिए मिस्टर लिन ने उसको चूज किया। पर वैसे एक लड़की आके बताती है कि जैनी मेरी पेंटिंग कॉपी करके फेमस हुई है। जैनी की मॉम मिस्टर लिन से उनकी डॉटर को बचाने को बोलती हैं, पर अब मिस्टर लिन भी हेल्प करने को तैयार नहीं था। जैनी की मॉम मिस्टर जियांग पे गुस्सा करने लगती हैं कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जल्दी पुलिस फ्रॉड के केस में जैनी और जियांग फैमिली को अरेस्ट करके ले जाती है। एक्चुअली वैन ने उन लोगों के अगेंस्ट सारा एविडेंस पुलिस को हैंडओवर कर दिया होता है। वैन की स्टेप मॉम वैन पे गुस्सा करने लगती हैं तो सबके पीछे तुम्हारा हाथ था। मिस्टर जियांग तो खुद को छुड़ाकर भाग जाते हैं। जैंग बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर नहीं बचने वाले, और उसे वही बटलर का लाइटर देता है और वैसे ही बटलर उन्हें किडनैप कर लेता है। मिस्टर जियांग बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बटलर बोलता है तुम भूल चुके हो 20 साल पहले तुमने मेरी वाइफ को जला के मार डाला। मिस्टर जियांग का अफेयर बटलर की वाइफ के साथ चल रहा था। अब बटलर ने मिस्टर जियांग की वजह से अपनी वाइफ को खो दिया था, इसलिए बटलर मिस्टर जियांग को स्टॉप करके मार डालता है और वैन को मैसेज करके बुलाता है। वैन आती है तो देखती है कि उसके फादर मर चुके हैं। वैसे ही बटलर वैन को बेहोश कर देता है और चाकू उसके हाथ में रख के वहाँ पे आग लगाने की कोशिश करता है, पर वैसे ही वैन उठ जाती है। बटलर बोलता है तो तुम बस बेहोश होने का नाटक कर रही थी। वैन बोलती है तो आपको लगता है कि मेरे डैड ने आपकी वाइफ को मारा है। उन्हें उनकी वाइफ की रिपोर्ट दिखाती है। बोलती है उस दिन जब आग लगी थी तो आपको पता था कि आपकी वाइफ पहले से ही सांस नहीं ले रही, पर आपने मेरे डैड को वहाँ से भागते हुए देखा। ऊपर से आपकी वाइफ कोई सही कपड़ों में नहीं थी, तो आपने समझ लिया कि मेरे डैड ने मारा है। पर ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चला है कि आपकी वाइफ सडन हार्ट अटैक से मरी थी। ऊपर से मेरे डैड को अस्थमा था, इसलिए वे खुद वहाँ पे आग नहीं लगा सकते। बटलर बोलते हैं रिपोर्ट झूठ है। वैन बोलती है कि सच ये है कि आग शॉर्ट सर्किट लगने से हुई थी। बटलर बोलता है पर तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता कब चला। पता चलता है कि जैंग ने बताया था कि जो औरत जियांग हाउस में आग में जलने से मर गई थी वे एक्चुअली में बटलर की वाइफ थी। मुझे ये लाइटर उस औरत के ग्रेव से मिला। वैन बटलर को वे लाइटर दिखाती है तो वे समझ जाता है। वैन बोलती है थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की, पर आपको ऐसे कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं थी। जल्दी वहाँ पे पुलिस उसको अरेस्ट करने आती है तो बटलर बोलता है शायद मैं यही डिजर्व करता हूँ, मैंने तुम्हें भी मारने की कोशिश की। और वैन जैंग के साथ अपनी मॉम के ग्रेव पर आती है। वैन हैप्पी थी कि उसने अपनी मॉम का रिवेंज ले लिया। अपनी मॉम से शेयर करती है कि उसका भी हैप्पीनेस मिल चुका है। जैंग बोलता है तो तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो। वैन बोलती है पर मेरी उंगलियों में कुछ मिसिंग है। जैंग वैन को बता देता है कि जब उसने स्कूल में उसको पहली बार देखा था तभी से वे उसको प्यार करने लगा था। उसे शादी के लिए प्रपोज करता है तो वैन बोलती है ऐसे सिमेट्री में प्रपोज कौन करता है। जैंग बोलता है अब किसी को इतनी जल्दबाजी है तो मैं क्या करूं। वैन बोलने लगती है किसने कहा कि मैं जल्दबाजी में हूँ। जैंग बोलता है कि मैं तुमसे 10 सालों से प्यार करते हुए आ रहा हूँ। वैन बोलती है कि सच ये है कि मैं भी तुमसे 10 सालों से प्यार करते हुए आ रही हूँ। फाइनली दोनों ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दिया था। जैंग वैन को किस करता है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।